जय हिंद। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से शुरू करने जा रहे हैं क्लास 12 मैथ में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव को। और इस एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में हम लोग पढ़ेंगे डेरिवेटिव एज ए रेट मेजर। तो बच्चों, आप लोगों को याद होगा कि पिछले कई वीडियो के माध्यम से हम लोग डेरिवेटिव को पढ़ चुके हैं, यानी कि डिफरेंशिएशन को पढ़ चुके हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सारा प्रॉब्लम बना लेंगे, क्योंकि इस चैनल का टारगेट यही है कि आप हर एक क्वेश्चन को बनाइए घर बैठे। और जहां कोई दिक्कत होती है तो मैंने व्हाट्सएप नंबर आप लोगों को दे रखा है, उस व्हाट्सएप पे आप RS अग्रवाल बुक से उस क्वेश्चन का फ़ोटो खींचकर भेज दीजिए। मैं कोशिश करूंगा कि उसका सॉल्यूशन आप लोगों को बता दूं। बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम होते हैं कि जो किसी एक सिस्टम पे बनते चले जाता है। जैसे मैट्रिक्स में आपको इन्वर्स ही निकालना है, इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स निकालना है। तो क्या होता है कि सबसे पहले आप डिटर्मिनेंट ए निकालते हैं, फिर एडजॉइंट ए निकालते हैं। तो एडजॉइंट ए निकालने में अगर आप कहीं कैलकुलेशन करने में गलती करते हैं या कहीं मल्टीप्लाई करने में गलती करते हैं, तो ये आपकी कमी है। आप इसको सुधारिए, ठीक तरह से मल्टीप्लाई कीजिए। कोई प्रॉब्लम अगर नहीं बनता है, सिस्टम एक ही है, प्रोसेस एक ही है, और उस प्रोसेस पे आप चल रहे हैं फिर भी आपका नहीं बन रहा है, इसका मतलब आप कहीं कैलकुलेशन में गलती किए होंगे। तो निश्चित रूप से आप उसको एक बार चेक कीजिए, 2 बार चेक कीजिए, तो आपको अपनी गलती नज़र आ जाएगी। अगर आप बनाते बनाते प्रॉब्लम आपका गलत हो जाता है तो उससे उकताइए मत, परेशान मत होइए। जितना उस प्रॉब्लम में लगे रहिएगा, जितना आप उसमें दिमाग लगाइएगा, वो आपके नॉलेज डेवलपमेंट के लिए उतना ही अच्छा होता है। तो खैर, इस बातों का ध्यान रखिएगा। और बहुत सारे बच्चों ऐसा क्वेश्चन भेज रहे हैं, कमेंट में इस तरह की क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सर रिलेशन फंक्शन कब पढ़ाएंगे। तो बच्चों, रिलेशन फंक्शन आप लोगों को पढ़ा दिया जाएगा, क्योंकि यह सेशन जो है आपका 2021 और 22 का सेशन हमारा, जिसमें हमारा टारगेट है कि क्लास 12 के RS अग्रवाल बुक को शुरू से अंत तक ख़त्म कर देना। तो अभी हमारा बहुत समय है और इस समय बीतता चला जाएगा। आप देखेंगे कि क्लास 12 के हर एक टॉपिक को मैं कवर करूंगा समय के साथ साथ। अब यदि फिर भी आप चाहते हैं कि रिलेशन फंक्शन ही मैं पढ़ूं, तो क्लास 11 में बेहद ही विस्तार तरीके से मैंने रिलेशन फंक्शन को आप लोगों को बताया है। आप चाहें तो क्लास 11 के वीडियो को देखकर भी क्लास 12 के रिलेशन को पढ़ सकते हैं। उसमें बहुत ज़्यादा परेशानी आपको होने वाली नहीं है। जितने भी बेसिक चीज़ है रिलेशन में, वो सारा हम 11 में ही क्लियर कर दिए हुए हैं। तो यहाँ पर हमारा टारगेट ये है कि हम पढ़ें सबसे पहले डेरिवेटिव एज ए रेट मेजर। तो सबसे पहले हम लोग ये समझे रेट क्या होता है। आप लोग याद कीजिए कि स्पीड का डेफिनेशन या वेलोसिटी का डेफिनेशन पढ़ते होंगे। द रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो रेट जो होता है, इस वेलोसिटी को हम लोग क्या लिखते थे, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम लिखते थे। तो यह जब रेट का मतलब होता है कि टाइम के रेस्पेक्ट में अगर हम कोई चीज़ को मेजर करते हैं, कोई चीज़ का, कोई फिजिकल क्वांटिटी का वैल्यू प्राप्त करते हैं टाइम के रेस्पेक्ट में, तो वो हमारा रेट कहलाता है। बात समझ में आ गई होगी। और रेट मेजर कहने का मतलब हो जाता है मापना। और यहाँ पर जो हम लोग डेरिवेटिव एज ए रेट मेजर पढ़ने जा रहे हैं, तो फिजिक्स में एक आप डेफिनेशन पढ़े होंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है, जब कोई भी डिस्प्लेसमेंट अब बहुत ही छोटे समय के लिए होता है। और फिजिक्स में आपको याद होगा, इसी डेल्टा एस और डेल्टा टी इस तरह से भी हम लोग डिनोट करते हैं वहां पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को। तो बहुत छोटे समय के लिए हम किसी चीज का कैलकुलेशन जब करते हैं, चाहे वो स्पीड हो, चाहे वो वॉल्यूम हो, बहुत छोटे समय के लिए, तो वहां पर हम लोग का रेट का मेजरमेंट होता है। तो उम्मीद करते हैं कि रेट मेजर जो है आपको यह समझ में आ गया होगा। अब डेरिवेटिव का एप्लीकेशन हम लोग तभी करते हैं जहां पर समय तो हो, लेकिन वह समय आपका बहुत छोटा हो, बहुत स्मॉल टाइम हो। अब इसमें देखिए, स्मॉल टाइम हम लोग किस तरह से इंक्लूड करते हैं, इसके बारे में सोचिए। कि अगर मान लिया जाए कि इस रोड पर जो है एक कार चल रही है,
एक कार चल रही है और आप यहाँ पर खड़े हैं और इसकी फोटो को खींचते हैं, चलती हुई कार को। तो अब जब इसका फोटो आप इमेज लेते हैं इस कार का, और ये कार का स्पीड जो है 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड में यह चल रहा है और आप इसकी फोटो खींचते हैं, तो फोटो में जो आपका यह कार का इमेज आता है, तो क्या फोटो में पता चलता है कि चल रही है या स्थिर है? तो आप यह समझते हैं कि वह जो है आपका मूविंग में है, मूविंग कर रहा है, उस समय आप इसका फोटो लिए हैं। तो जब यह मूव कर रहा था और आपने क्लिक किया तो आपके फोटो कहने का कैमरा का शटर जो है बहुत ही कम समय के लिए ओपन होता है और बंद हो जाता है। कहने का मतलब 1 सेकेंड के 100वां भाग, 1 सेकेंड का 100वां भाग के लिए वह खुलता है और वह बंद हो जाता है। तो उस छोटे से समय में अगर वह 20 किलोमीटर के रफ्तार से चल रहा है तो बहुत ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट नहीं हो सकता है, लगेगा कि कार जो है आपका उसी जगह पे है, पता ही नहीं चलेगा, लेकिन उसमें जो है कुछ ना कुछ स्पीड होता है। तो यह जो छोटा सा समय है, इसी छोटे समय को हम लोग dt डिनोट करते हैं, डेल्टा टी डिनोट करते हैं। अब इस डेल्टा टी में जो है इसका डिस्प्लेसमेंट जैसे होता है, जितना भी होता है, जितना भी डिस्प्लेसमेंट होता है, कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट तो होता ही है, या तो कुछ ना कुछ इसमें वेलोसिटी तो रहता ही है। मान लीजिए कि यह जो है वेलोसिटी तो कुछ ना कुछ होगा ही इसके साथ, यह वेलोसिटी हो गया और इसमें कुछ ना कुछ एक्सीलरेशन तो होगा ही। तो इस चीज को मेजरमेंट बहुत छोटे समय पे करना ही हम लोग पढ़ते हैं, किसमें? डेरिवेटिव एज ए रेट मेजर में पढ़ते हैं। अब एक दूसरा एग्जांपल देखिए आप, कि मान लिया जाए कि एक बैलून जो है आपका बढ़ता चला जा रहा है, इसमें हवा डालते चले जा रहे हैं, एक बढ़ता चला जा रहा है, यह रेडियस जो है 1-1 सेंटीमीटर बढ़ता चला जा रहा है, 1-1 सेंटीमीटर बढ़ता चला जा रहा है हर एक सेकेंड में। तो जब इसका रेडियस बढ़ रहा है और यह स्फीयर है, स्फीयर है तो इसका क्या कहते हैं, वॉल्यूम भी तो बढ़ेगा, क्लियर है। अब यहां पर देखिए कि जो जो इसका रेडियस बढ़ रहा है, वॉल्यूम इसका कॉन्स्टेंटली नहीं बढ़ रहा है। वॉल्यूम में जो है अलग अलग तरह का क्या करते हैं, अब देखिए कि यह छोटा सा है और इसको यहाँ तक लाने में जो है इसका प्रसार जो हो रहा है कुछ अलग रेट से हो रहा है। जिस तरह से हम रेडियस को बढ़ा रहे हैं, उसी तरह से इसका वॉल्यूम भी यूनिफॉर्म वे में नहीं हो रहा है। तो चूंकि ऐसा इसलिए होता है कि अगर इसके वॉल्यूम और क्या कहते हैं रेडियस के बीच रिलेशन हम लोग इस्टेब्लिश करें, तो ये रिस्टेब्लिश होता है कि v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यू, यानी कि आर क्यू 3 बार r इंटू आर जो होता है वो v के प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि सिर्फ r के बढ़ने से ये जो है आपका इस तरह का रिलेशन क्रिएट करता है वॉल्यूम के साथ। तो स्वाभाविक है वॉल्यूम का जो चेंज होगा वो कुछ अलग होगा, अगर रेडियस का चेंज जो भी है दिया गया है, तो ये दोनों एक नहीं हो सकता है। क्योंकि इस दोनों में जो है हमारे पास रिलेशन है, और रिलेशन है तो हम इसको ज्ञात कर सकते हैं कि अगर रेडियस इस तरह से चेंज हो रहा है तो वॉल्यूम आपका किस तरह से चेंज होगा। तो यहां पर हम लोगों को रेट मेजर वही निकालना है कि मान लिया जाए कि अगर यहां पर इसका रेडियस dr/dt कुछ चेंज हो रहा है, तो इसके एवज में इस स्फीयर का जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम जो है किस तरह से चेंज हो रहा है। कहने का मतलब कि यह जो r है आपका, r का वैल्यू बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो किसी खास टाइम पर r जब इसका 10 सेंटीमीटर हुआ है ना, किसी स्मॉल टाइम इंटरवल में r जब इसका 10 सेंटीमीटर हुआ, तब उस कंडीशन में वॉल्यूम किस रेट से बढ़ रहा था, इस चीज को आपको यहां पर निकाल के देना है। और इस तरह के बहुत सारे प्रॉब्लम को जब बनाएंगे आप, तो आपको बहुत बढ़िया से समझ में आएगा। तो हम लोग जो है इससे रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम को, यानी कि एक्सरसाइज के लगभग प्रॉब्लम को बनाएंगे और उसमें से किसी प्रॉब्लम को नहीं छोड़ेंगे। अब यहाँ पर देखा जाए
कि होता क्या है कि यह जो dy बाई डी एक्स है आपका, यह dy बाय dx आपका दिया गया है, तो इसको रेट में चेंज करने के लिए इसको भी t से डिवाइड कर दीजिए और इसका भी रेट निकालने के लिए इसको भी t से आप डिवाइड कर दीजिए। तो आप जो है इसे लिख सकते हैं dy बाय dt और यह dt बाय dx लिख सकते हैं। तो यह जो हो गया अब रेट में चेंज हो गया, टाइम के रेस्पेक्ट में आपका x भी परिवर्तित हो रहा है और y भी परिवर्तित हो रहा है। और यहां पर हम लोग जितने भी प्रॉब्लम बनाएंगे तो उसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट करने का मतलब क्या हो गया कि बहुत छोटे समय में जब रेडियस ये था तो वॉल्यूम उसका क्या रेट से चेंज हो रहा था। बहुत छोटे समय में हम ये पता लगा लेते हैं, अगर किसी का रेडियस चेंज हो रहा है तो रेडियस जब ये चीज पर पहुंचा, इस फिक्स पॉइंट पर पहुंचा, तो उस समय जो है आपका सरफेस एरिया किस रेट से चेंज हो रहा था। कहने का मतलब कि बहुत छोटे समय में हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं, और जहाँ छोटे समय की बात आती है, जहाँ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात आती है, जहाँ इंस्टेंटेनियस की बात आती है, तो वहाँ हम लोग इस डेरिवेटिव का उपयोग करते हैं। हालांकि इस तरह के प्रॉब्लम आप लोग फिजिक्स में भी बहुत सारा बनाए होंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं डेरिवेटिव एज ए रेट मेजर, और इसके क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक इस एक्सरसाइज में, डेरिवेटिव एज ए रेट मेजर के एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक के सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करते हैं। और 10 के बाद 11 से लेकर 20 तक का जो प्रॉब्लम होगा वो हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए हम लोग इसे अपनी कॉपी में देखते हैं, नोटबुक में। तक आप लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में डेरिवेटिव एज ए रेट मेजर के बारे में जितनी भी बातें अभी तक बताई गई आपको समझ गए होंगे। और इसमें जो आपका पहला एक्सरसाइज है डेरिवेटिव एज ए रेट मेजर का, जो पहला एक्सरसाइज, हालांकि मेरे बुक में एक्सरसाइज 3A है, हो सकता है कि आपके बुक में एक्सरसाइज का नाम कुछ और हो, लेकिन आप ध्यान देंगे कि ये सारे क्वेश्चन आप केयर होने चाहिए उस एक्सरसाइज में। इस सभी क्वेश्चन को हम लोग बारी बारी से सॉल्व करेंगे और सॉल्व करते जाएंगे और एक एक प्रॉब्लम को समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं एक्सरसाइज का पहला प्रॉब्लम क्या कहता है। तो पहला प्रॉब्लम कह रहा है कि द साइड ऑफ ए स्क्वायर इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर। एक स्क्वायर है, जैसा कि देखिए एक स्क्वायर है और हम जान रहे हैं कि स्क्वायर का सभी साइड जो है इक्वल होता है। तो इस साइड में क्या विशेषता है कि यह साइड धीरे धीरे बढ़ रहा है ना, इंक्रीज कर रहा है, सभी समान रूप से इंक्रीज कर रहा है। तो मान लिया जाए कि इस साइड ए इंक्रीज कर रहा है, तो क्या होगा कि इसका पेरीमीटर भी इंक्रीज करता जाएगा। फिर इंक्रीज कर रहा है तो इस तरह से जो है आपका दूसरा स्क्वायर मिलेगा, फिर अगला स्क्वायर मिलेगा। इस तरह से यह आपका बढ़ता चला जा रहा है, इसका साइड जो है बड़ा होते चला जा रहा है। तो कह रहा है कि इसके साइड में जो इंक्रीमेंट हो रहा है तो वो किस रेट से हो रहा है, 0.2 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से हो रहा है। तो हमको दिखाना है कि इसका जो पेरीमीटर है, ये जो पेरीमीटर है यह किस स्पीड से बढ़ रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि पेरीमीटर जो होता है 4 × A होता है, और अगर यह 4 × A हो रहा है तो इसको हम डिफरेंशिएट कर दिए t के रेस्पेक्ट में, है ना। चूँकि हम आज जान रहे हैं कि यहाँ साइड जो है इंक्रीज हो रहा है 0.2 मीटर पर सेकेंड के रेस्पेक्ट में, और हम यहाँ बना रहे हैं प्रॉब्लम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो हमको एक रेट ऑफ चेंज दिया गया है, एक रेट ऑफ चेंज दिया गया है और दूसरा रेट ऑफ चेंज हमको पूछा जा रहा है। तो पहला रेट ऑफ चेंज दूसरा रेट ऑफ चेंज के लिए जो भी रिलेशन बनता है आपका, है ना, जैसे कि यहाँ पेरीमीटर इक्वल टू 4 × A होता है, उस रिलेशन को हम लोग को यहाँ डिड्यूस करना है, लिखना है और उसको t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देना है।
अब यहाँ पर हम 4 इंटू dA/dt को हम 0.2 लिख सकते हैं और यह आपका हो गया 0.8 मीटर पर सेकेंड। किसका स्पीड हो गया? इसका पेरीमीटर जो इंक्रीज होगा आपका 0.8 मीटर पर सेकेंड स्पीड से बढ़ेगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीज एज द रेट ऑफ 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर देखिए एक सर्कल है और यह सर्कल का रेडियस जो कुछ भी हो, लेकिन यह रेडियस जो है आपका किस स्पीड से बढ़ रहा है? 0.7 मीटर पर सेकेंड। यानी कि 1 सेकेंड जब बीत गया तो इसका रेडियस बढ़ गया, तो स्वाभाविक है कि सर्कल बड़ा हो गया। फिर इसका रेडियस जो है 0.7 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से बढ़ रहा है, अगले सेकेंड में 0.7 मीटर बढ़ गया, तो इसका स्वाभाविक है कि यह सर्कल बड़ा हो जाएगा। तो इस तरह से यह बढ़ते जा रहा है। तो यहाँ पर हमको ये पूछा जा रहा है कि सरकमफेरेंस जो है यह किस रेट से आपका बढ़ रहा है। तो अब हम यहाँ सोचेंगे C और R में क्या कोई रिलेशन है? तो यहाँ यस, C इक्वल टू सरकमफेरेंस इक्वल टू 2πr होता है। और जैसे इसको आप डिफ्रेंशिएट कर देंगे dC/dt इक्वल टू 2π, तो कांस्टेंट हो जाएगा। यहाँ R भी चेंज हो रहा है और यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि अगर यह R चेंज होता है तो निश्चित रूप से C भी चेंज होगा, है ना? C भी चेंज होगा, तो R के चेंज होने से C भी चेंज होता है। लेकिन यहाँ पर पाई देख लीजिए, यह पाई हो गया अनइफेक्टेड रहता है, इसमें कोई तरह का परिवर्तन नहीं होता है, यह आपका कांस्टेंट के तरह यहाँ पर लिया जाता है। तो हम यहाँ डिफरेंशिएट उसी सब टर्म को करेंगे जो टर्म आपका चेंज हो रहा है, हमेशा ध्यान में ये रखना है। तो चलिए ये रिलेशन हमको मिल गया और इस रिलेशन के बाद dC/dt आपको निकालना है, तो 2π तो लिखेंगे ही, और dR/dt का वैल्यू 0.7 है, तो यह आपका 1.4π हो जाता है। चाहे तो आप पाई का मान रख सकते हैं इसमें, तो पाई का मान 1.4 इंटू 22/7 रख दिए, तो यह आपका 0.2 बार में कट जाता है, तो यह आपको मिल जाता है 4.4 सेंटीमीटर पर सेकेंड क्या हो जाता है? इसका पेरीमीटर चेंज होता है। क्वेश्चन नंबर 3, द रेडियस ऑफ ए सर्कल इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 0.3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, एट व्हाट रेट द एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर समझिए कि यह आपको कह रहा है कि एक सर्कल है, इसका जो रेडियस है यह इंक्रीज कर रहा है dR/dt, जो कि इंक्रीज कर रहा है 0.3 सेंटीमीटर पर सेकेंड के स्पीड से। और क्या कहते हैं, आपको निकालना है, एरिया निकालना है कि इसका एरिया किस रेट से बढ़ रहा है जबकि रेडियस इसका 10 सेंटीमीटर हो जाता है। अब देखिए कि यह तो आपका सर्कल इस तरह से बढ़ता चले जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो एक समय ऐसा आएगा कि इसका रेडियस 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना? मान लीजिए कि कहीं 10 सेंटीमीटर से कम कहीं रेडियस से यह शुरू हुआ और बढ़ता चला गया। तो जब यह 10 सेंटीमीटर का हो गया रेडियस, उस स्थिति में भी तो यह रुका नहीं है, वह स्थिति में भी तो यह बढ़ ही रहा है 0.3 सेंटीमीटर पर सेकेंड के स्पीड से। जो है इसका रेडियस है ना dR/dt, इसका रेडियस जो है 0.3 सेंटीमीटर पर सेकेंड के स्पीड से बढ़ ही रहा है। यह 10 सेंटीमीटर होने पर यह रुका तो नहीं है। तो जब एग्जैक्ट 10 सेंटीमीटर का यह हुआ, उस समय भी यह बढ़ रहा था, तो ठीक उसी समय वही छोटे समय के लिए इसका एरिया किस रेट से बढ़ रहा था ये हमको निकालना है। तो यहाँ पर हम लोग एरिया और इस रेडियस में रिलेशन सोचेंगे कि क्या कोई रिलेशन है, तो हमको मिलता है कि यस रिलेशन है। क्या है भाई? एरिया इक्वल टू πr² हम लोग जानते हैं। अब इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे dA/dt करेंगे,
तो पाई इंटू 2r dr/dt। अब याद कीजिए कि वाई स्क्वायर को आप डिफ्रेंशिएट करते थे x के रेस्पेक्ट में, तो क्या लिखते थे, 2y लिखते थे और फिर dy/dt कर देते थे। उसी तरह से r को हम t के रेस्पेक्ट में जब डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो 2r लिखेंगे, dr/dt कर देंगे। अब यहाँ पर पाई का वैल्यू 22/7 रखिए और फिर 2 रखिए, और यह r जो है, यह r वही 10 सेंटीमीटर है जिस समय यह 10 सेंटीमीटर हुआ, उसी समय का यह रेट हमको निकालना है, एरिया किस तरह से बढ़ रहा है। तो यहाँ r का वैल्यू हम 10 रखेंगे और dr/dt का वैल्यू है 0.3 रख देंगे, तो हम आंसर तक पहुँच जाएंगे। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 18.84 सेंटीमीटर का स्क्वायर पर सेकेंड। ध्यान रखना है कि यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर हमने लिखा है क्योंकि यहाँ हमको एरिया निकालना था, एरिया का चेंज निकालना था। तो एरिया जो है हमारा 18.84 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड के स्पीड से बढ़ता चला जा रहा है। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। यहाँ क्या कह रहा है कि द रेडियस ऑफ माफ करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखेंगे। द साइड ऑफ ए स्क्वायर शीट ऑफ ए मेटल इज इंक्रीजिंग एट 3 सेंटीमीटर पर मिनट। एट व्हाट द रेट इज द एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द साइड इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो देखिए यहाँ बहुत आसान है कि यहाँ पर हमको ये समझना है कि एक साइड है ना, स्क्वायर हो गया यह आपका, और इसका जो साइड है, चलिए यहाँ पर x हम लोग लेते हैं, और यह x जो है इंक्रीज कर रहा है 3 सेंटीमीटर पर मिनट, है ना, पर मिनट के स्पीड से यह इंक्रीज कर रहा है। तो जब यह इंक्रीज करेगा तो स्वाभाविक है कि इसका एरिया भी बढ़ेगा, पेरीमीटर भी बढ़ेगा, इस तरह से बढ़ते जा रहा है ये। तो यहाँ पर हमको निकालना है रेट ऑफ एरिया, और जबकि इसका साइड 10 सेंटीमीटर लॉन्ग हो जाता है, तो एरिया इक्वल टू हमको निकालना है dA/dt। ओके, कब निकालना है, जब इसका साइड का लंबाई जो है x इक्वल टू 10 सेंटीमीटर हो जाता है, उस स्थिति में हमको निकालना है। तो इसके लिए हम देखेंगे कि क्या x और a में कोई रिलेशन है, तो निश्चित रूप से है। हम लोग जानते हैं कि एरिया ऑफ स्क्वायर जो होता है वह आपका साइड का स्क्वायर होता है। तो a इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं आप। तो यहाँ पर dA/dt इक्वल टू 2x dx/dt लिख सकते हैं। अब देखिए कि यह dA/dt आपको निकालना है, और 2 इंटू यह रेट जो निकालना है आपको किस पे निकालना है, जब 10 सेंटीमीटर हो जाता है। तो 10 सेंटीमीटर आपका x हो गया, और dx/dt का जो वैल्यू है 3 सेंटीमीटर पर मिनट दिया गया है, पर मिनट दिया गया है। जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो यह आपका 60 सेंटीमीटर का स्क्वायर पर मिनट मिल जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि इस तरह से आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ कहता है कि द रेडियस ऑफ ए सर्कुलर सॉप बबल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। फाइंड द रेट of increase of its surface area when the radius is 7 सेंटीमीटर। सिंपल ठीक उसी तरह का प्रॉब्लम है यह भी, कि यहाँ पर सॉप बबल जो है आपका स्फेयर होता है, क्या होता है, स्फेरिकल होता है, और इसमें रेडियस जो है, यह क्वेश्चन नंबर 5, इसमें जो रेडियस है आपका किस रेट से बढ़ रहा है, 0.2 सेंटीमीटर पर सेकेंड के स्पीड से बढ़ रहा है। तो यहाँ पर इसका सरफेस एरिया आपको निकालना है, सरफेस एरिया का रेट निकालना है। कब निकालना है, जब इसका रेडियस जो है 7 सेंटीमीटर हो जाता है, यानी कि यह बढ़ रहा है, इस तरह से बढ़ता जा रहा है सॉप बबल या स्फेयर, और यह रेडियस जब यह बढ़ते बढ़ते 10 सेंटीमीटर हो जाना है, उसी समय हम यहाँ पर सोच रहे हैं कि dA/dt क्या होगा जब यह 10 सेंटीमीटर का होता है ना। उस समय
आप समझ लीजिए कि एक कुछ समय के लिए जो है आप, यह बहुत ही स्मॉल टाइम के लिए है कि नहीं। जैसे मान लिया जाए कि कोई फ़ोटो हम खींचते हैं, एक गाड़ी है आपका और यह गाड़ी आपका चल रही है स्पीड में, और जब इसका हम लोग स्पीड में है यह, जब इसका हम लोग रोड पर चलते हुए किसी गाड़ी का फ़ोटो खींच लेते हैं, इमेज खींच लेते हैं, तो इमेज जब खींचते हैं तो यह गाड़ी क्या इमेज में चलता हुआ तो नज़र नहीं आता है, कहीं पर हमको एक जगह इमेज प्राप्त होता है इसका, लेकिन क्या उस इमेज में हमको लग रहा है कि ये स्थिर है, यह गाड़ी आपका क्या है, स्थिर है, यानी रेस्ट में है, यानी एक जगह स्थिर है, लेकिन उस समय तो यह मोशन में होता है। वही सिचुएशन है कि यह 10 सेंटीमीटर जब हुआ तो वहाँ पर एकदम समझ लीजिए अपने आप को फ्रीज कर दीजिए, लेकिन एक इमेज हमने ड्रॉ कर लिया, खींच लिया वहाँ पे, लेकिन यहाँ पर तो यह क्या करते हैं, क्या समझ रहे हैं, यह इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, यह आपका बढ़ते चला जा रहा है। तो इसलिए वह बढ़ते जब चला जा रहा है, कब, जब उसका रेडियस 7 सेंटीमीटर हो जाता है, यहाँ 7 सेंटीमीटर हो जाता है, तो उस स्थिति में इसका रेट ऑफ इंक्रीमेंट क्या है। तो यहाँ पर हम ढूंढेंगे कि a और r में क्या रिलेशन है। तो a इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर होता है ना, इसका सरफेस एरिया, स्फीयर का सरफेस एरिया। तो dA अपॉन dt लिखते हैं आप, इक्वल टू 4 पाई 2r dr बाय dt लिखेंगे, यह 4 पाई हो गया, फिर इसके बाद 2 इंटू 7 इंटू डी आर बाई डी टी का वैल्यू 0.2 मीटर पर सेकेंड है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे, इसको जब सॉल्व करते हैं आप, तो यह आपका 35.2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड प्राप्त होता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये प्रॉब्लम आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है कि द रेडियस ऑफ ए एयर बबल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, एट व्हाट रेट द वॉल्यूम ऑफ द बबल इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस इज 1 सेंटीमीटर। जब इसका रेडियस 1 सेंटीमीटर होता है तो उस समय इसका वॉल्यूम किस तरह से इंक्रीज कर रहा है। तो सेम है आपका भाई, इसमें भी पिछले क्वेश्चन में भी एयर बबल ही था और इस क्वेश्चन में ही आपका सॉफ्ट एयर बबल ही है, और इसमें जो है इसका रेडियस जो इंक्रीज कर रहा है यह 0.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड के स्पीड से, और यहाँ डी भी अपॉन डी टी निकालना है, वॉल्यूम किस रेट से बढ़ रहा है। तो स्वाभाविक है कि यह जो स्फीयर है ना, स्फीयर कहने का मतलब क्या होता है भाई, ये गोला होता है, इस तरह से गोल बॉल जैसा देख रहे हैं ना, ये बॉल आपका गोल है। उसी तरह से यहाँ पर हम लोग स्फीयर को जब वॉल्यूम लेते हैं तो इसके वॉल्यूम को हम लोग लेते हैं 4/3 पाई आर क्यूब लेते हैं, और यह बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। तो किस कंडीशन में हमको इसके वॉल्यूम को का रेट चेक करना है, जब यह 1 सेंटीमीटर हो जाता है, इसका रेडियस जो है 1 सेंटीमीटर हो जाता है। डी भी अपॉन डी टी निकालना है कब, जब इसका रेडियस 1 सेंटीमीटर हो जाता है, तब इसका वॉल्यूम के बढ़ने का स्पीड क्या होता है। तो वही काम करना है, एक रिलेशन हमको ढूंढना है और ये रिलेशन को डिफरेंशिएट कर देना है, और यह 4/3 पाई आपका कांस्टेंट 3r स्क्वायर डी आर बाय डी टी लिख दिए। इसके बाद 3 यहाँ कैंसिल, 4 पाई r का स्क्वायर डी आर बाय डी टी लिखेंगे। 4 पाई का वैल्यू 22/7 और इसके बाद r का वैल्यू 0.5 का होल स्क्वायर, डी आर बाई डी टी का वैल्यू r का वैल्यू जो है 1 सेंटीमीटर लेना है आपको, 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर लेना है, और डी आर बाई डी टी का जो वैल्यू है 0.5 सेंटीमीटर ले लेंगे। और जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो यह आपको फाइनली 36.28
ये आपको देता है 6.28 सेंटीमीटर का क्यूब पर सेकेंड। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको इतना मिल जाएगा। यही संभवतः आंसर हो जाएगा आपका। इसके बाद हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है कि द वॉल्यूम ऑफ अ स्फेरिकल बैलून इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 25 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब देखिए यहाँ पर वॉल्यूम के बारे में दिया गया है, थोड़ा सा चेंज कर रहा है, प्रॉब्लम को ज़्यादा क्रिटिकल बना रहा है। तो फाइंड द रेट ऑफ चेंज इन सरफेस ऑफ द इंस्टेंट एट द इंस्टेंट व्हेन इट्स रेडियस इज 5 सेंटीमीटर। तो उस खास इंस्टेंट पर ही हमको इसका सरफेस का रेट ऑफ चेंज निकालना है जबकि इसका रेडियस 5 सेंटीमीटर हो जाता है। तो इसमें जो है यह जो आपका इंक्रीज कर रहा है, यह स्फेयर, मान लीजिए पहले स्फेयर यह छोटा था, फिर उससे बड़ा हुआ, फिर बड़ा हुआ। इंक्रीज क्यों करेगा? क्योंकि यह जो है इसका वॉल्यूम किस रेट से बढ़ रहा है? 25 सेंटीमीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड के स्पीड से आपका बढ़ रहा है। और आपको इसका एरिया dA/dt आपको निकालना है। कब? जबकि इसका रेडियस जो है आपका 5 सेंटीमीटर हो जाता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले रिलेशन हम जान रहे हैं कि V का रिलेशन R से, V का रिलेशन V है, यहाँ पे R है और यहाँ पर सरफेस एरिया है। तो इस दोनों का रिलेशन पहले हम लोग देखते हैं। चूँकि यहाँ पर V और A में डायरेक्ट रिलेशन तो हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं करेंगे। यहाँ पर हम पहले V के R का रिलेशन, V के साथ R का रिलेशन देखेंगे, फिर S का भी R के साथ रिलेशन देखेंगे और फिर दोनों को मिला के सॉल्व करके हम लोग S का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो V इक्वल टू जैसा कि 4/3 पाई R क्यूब होता है। अब dV/dt अगर लिखते हैं आप तो 4/3 तो होगा ही, पाई भी होगा, 3R का स्क्वायर dR/dt हो जाएगा। तो dV/dt का वैल्यू जो है 25 है और यहाँ 3 आपका कट गया, 4 पाई R स्क्वायर dR/dt। तो यह रेडियस हमारा कौन सा काम करेगा? यही काम करेगा रेडियस, चूँकि इसी 5 सेंटीमीटर पर ही हमको इसका सरफेस एरिया निकालना है ना। सरफेस एरिया को A हमने लिख दिया है, S लिखिए या A लिखिए, बात बराबर ही है। तो अब आइए हम लोग देखते हैं कि सरफेस एरिया और रेडियस में क्या कोई रिलेशन है। देख लेते हैं कि S इक्वल टू हम लोग जानते हैं कि 4 पाई R का स्क्वायर होता है। तो ds/dt इक्वल टू 4 पाई, यह कांस्टेंट रह जाएगा, 2R dR/dt हम लोग लिख सकते हैं। और 4 2 8, इसको हम लिख सकते हैं 8 पाई R dR/dt लिख सकते हैं। और ds/dt यानी कि dA/dt, इसी को ds/dt भी हम लोग लिख सकते हैं। ds/dt हमको निकालना है और यहाँ पर हमको ds/dt इक्वल टू इतना मिला हुआ है। अब इसको जरा सा सॉल्व अगर कर दें हम लोग तो 25/4 पाई R का स्क्वायर इक्वल टू dR/dt हमको मिलता है। यह इक्वेशन नंबर 1। अब dR/dt का वैल्यू इसमें रख देते हैं तो 8 पाई R हो गया और 25/4 पाई R का स्क्वायर हो गया। यहाँ पाई पाई कैंसिल, 4 2 8, 2 बार में कैंसिल और यह एक R कट गया आपका, यानी कि 50/R निकलता है। और यह R क्या होगा भाई? ये जो रेट निकालना है, कब निकालना है? जबकि R आपका 5 सेंटीमीटर हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पर 5 सेंटीमीटर रखिए, यह 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर पर सेकेंड आपको आंसर प्राप्त हो जाता है।
इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। तो जिस तरह से आप 7 बनाए उसी तरह से आपका 8 भी बनेगा। ए बैलून विच इज ऑलवेज रिमेनिंग स्फेरिकल इज बीइंग इन्फ्लेटेड बाय पंपिंग इन 900 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ ए गैस पर सेकेंड। फाइंड द रेट एट विच द रेडियस ऑफ द बैलून इज इंक्रीजिंग when the radius is 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आपको देखिए कि ये मान लिया जाए कि एक गोल ऐसा बैलून है ना, और इसमें जो है आपका कोई आदमी इस तरह से पंपिंग करता है, ओके, पंपिंग कर रहा है और इससे हवा दे रहा है ना, हवा दिया जा रहा है। और यह जब हवा अंदर की तरफ जाता है तो यानी कि इसका वॉल्यूम बढ़ता है। इसका क्या बढ़ता है भाई? वॉल्यूम बढ़ता है। तो यह वॉल्यूम जो है आपका किस रेट से बढ़ रहा है? 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड के स्पीड से यह सेंटीमीटर पर सेकेंड के स्पीड से यह वॉल्यूम इसका बढ़ रहा है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 8 है। आपको dr/dt निकालना है। कब निकालना है? जबकि इसका रेडियस जो है 15 सेंटीमीटर हो जाता है। तो भाई रेडियस और वॉल्यूम में कोई रिलेशन? बिल्कुल रिलेशन है। तो v = 4/3 पाई r क्यूब हम लोग जानते हैं। dv/dt लिखेंगे तो 4/3 पाई इस r क्यूब का डिफरेंशिएशन 3r² dr/dt लिखेंगे। 3 यहाँ कट गया आपका, 4 पाई r का स्क्वायर dr/dt, और यहाँ पर आपको dr/dt निकालना है। इसमें इसका जो वैल्यू दिया गया है यह 900 है, 4 है, पाई है, r का वैल्यू कब निकालना है भाई? 15 सेंटीमीटर का स्क्वायर dr/dt। यह dr/dt = 900/4 पाई इंटू 15 ये हो जाएगा आपका। जब इसको आप सॉल्व करेंगे, इसको आप ध्यान से सॉल्व करके देखिएगा, है ना, कि यह 900 4 इंटू 22/7 ये ऊपर चला गया, 15 इंटू 15। तो ऐसा करते हैं, 5 3 × 15 और 5 से इसको कटा दीजिए, 5 1 × 5 5 8 × 40 180, फिर 5 से कट जाएगा यह आपका तो 36 होता है, फिर 3 से कट जाएगा यह आपका 12 होता है, फिर 3 से कट जाएगा यह आपका तो यहाँ पर 4 होता है, 4 भी आपका कैंसिल हो गया। तो ये फाइनली आपका 7/22 मिलेगा, और 7/22 को हम लोग लिख सकते हैं 0.318181 इस तरह से लिख सकते हैं, जो कि अप्रॉक्सीमेटली आपका हो जाएगा 0.32 सेंटीमीटर पर सेकेंड आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 आप समझ गए होंगे। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। कहता है कि द बॉटम ऑफ ए रेक्टेंगुलर स्विंग टैंक इज 25 मीटर बाय 40 मीटर। द वाटर इज pumped into the tank at the rate of 500 cubic meter per minute. Find the rate at which the level of water in the tank is rising. तो याद कीजिए, ध्यान कीजिए, अगर हम लोग क्या कहते हैं, किसी जैसे मान लिया जाए कि यह टैंक है आपका और ये स्विमिंग पूल है, इस तरह से ये आपका स्विमिंग पूल है और इसमें जो है हम पानी डाल रहे हैं, इस तरह से पानी डाल रहे हैं, मोटर से लाके पानी डाल रहे हैं, तो इसका लेवल बढ़ता चला जाएगा और इसमें किस रेट से हम वाटर को डाल रहे हैं, वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं इसका, तो dV/dt जो है 500 मीटर का क्यूब पर मिनट के रेट से, तो इसका लेवल जो है तो बढ़ता चला जाएगा ना। अगर मान लिया जाए कि बाल्टी में ही आप पानी डालते हैं, नल से, तो क्या होता है कि इसका रेट जो
हाइट जो है बढ़ते चला जाता है, और यह बढ़ता चला जाता है तो किस रेट से बढ़ रहा है इसे निकालना है हमको। मान लीजिए कि यह dx/dt निकालना है आपको, dx/dt निकालना है। तो ये साइड और ये वॉल्यूम में क्या रिलेशन है, तो इसके लिए हम यहाँ पर देख रहे हैं कि इसकी लंबाई चौड़ाई दी गई है। यह टैंक जो है 25 मीटर और बाय 40 मीटर है। मान लीजिए लेंथ 40 मीटर है और यह ब्रेथ जो है 25 मीटर है और यह हाइट जो है x सेंटीमीटर। तो यह x मीटर, माफ करेंगे x मीटर, ये x तो बढ़ रहा है। क्यों भाई बढ़ रहा है? क्योंकि इसमें ज्यों-ज्यों हम वाटर डाल रहे हैं तो x में परिवर्तन हो रहा है। तो इसके वॉल्यूम हम लोग लिखते हैं L इंटू बी इंटू एच होता है। तो V इक्वल टू L का वैल्यू 40 इंटू 25 इंटू एक्स। अब dV/dt अगर आप करते हैं तो 40 इंटू 25 इंटू dx/dt आपका हो जाता है, और ये वैल्यू जो है आपका 500 दिया गया है। 40 इंटू 25 इंटू dx/dt, देयरफॉर dx/dt इक्वल टू 500 बाय 40 इंटू 25 कर देंगे और यह 20 टाइम्स में कट जाएगा, यह हाफ निकल जाएगा इसका, यानी कि ½ मीटर पर सेकेंड के स्पीड से 1 सेकेंड में आधा मीटर पानी ऊपर चढ़ जाता है। 1 सेकेंड में आधा मीटर पानी ऊपर चढ़ जाता है कि नहीं? इस तरह से इसका लेवल बढ़ता चला जा रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह भी समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। कहता है कि ए स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू ए क्वाइट लेक एंड वेव मूव्स इन ए सर्कल्स एट द स्पीड ऑफ 3.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब याद कीजिए भाई, आप लोग जो हैं नदी में कभी पत्थर फेंक कर देखे होंगे तो देखते होइएगा कि जैसे हम जैसे मान लीजिए ये नदी है और यहाँ पर एक पत्थर गिरा तो क्या होता है, वेव क्रिएट हो जाता है, गोल गोल सा वेव क्रिएट हो जाता है, और यह वेव जो है आपका आगे बढ़ता चला जाता है। तो यह वेव जो है dx/dt, यह किस रेट से आगे बढ़ रहा है आपका, ये बढ़ रहा है 3.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड के स्पीड से। At the instant when the radius of the circle waves is 7.5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे कहता है कि जब 7.5 सेंटीमीटर किसी समय इसका रेडियस हुआ था तो हाउ फास्ट द इनक्लोज्ड एरिया इंक्रीजिंग, तो उस समय इसका एरिया किस तरह से बढ़ रहा था। अब जैसे देखिए इसका रेडियस बढ़ रहा है तो एरिया तो बढ़ते जा रहा है, एरिया तो बढ़ते जा रहा है। तो एक समय ऐसा भी आया होगा जिस समय रेडियस जो है 7.5 सेंटीमीटर हुआ होगा, उस स्थिति में जो है इसका एरिया किस रेट से बढ़ रहा था ये निकालना है आपको, dA/dt निकालना है। तो dA/A में और R में है ना, इसका रिलेशन हम लोग जानते हैं, A इक्वल टू πr²। चूँकि रेडियस के जगह पे हमने x माना है तो πx²। अब dA/dt लिखेंगे तो पाई हो जाएगा 2x dx/dt हो जाता है। अब यह आपका वैल्यू जो है रख दीजिए, पाई भी है, ये है 2 भी है ही, x आपका 7.5 हो गया, dx/dt जो है आपका 3.5 दिया गया है। इसको आप सॉल्व कर दीजिए, इसको सॉल्व कीजिएगा तो 165.0 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड आपका आ जाता है रेट ऑफ चेंज इन एरिया। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप लोगों को समझने में दिक्कत नहीं हुई होगी, और इसमें जो हम लोग का कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन और बच गया है। 10 तक हम लोग बना चुके हैं, 11 से लेकर 20 तक के प्रॉब्लम को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।